नमस्कार विद्यार्थी मित्र, देवियों और सज्जनों। मैं हूं डॉक्टर शिवाजी उत्तम सौरे, अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्राध्यापक संभाजीराव कदम महाविद्यालय देवूर। आज के व्याख्यान का विषय है भाषा की विशेषताएं। भाषा शब्द का अर्थ, स्वरूप और भाषा की परिभाषाओं को समझने के पश्चात उसकी विशेषताओं को समझना कठिन नहीं होगा। भाषा के लक्षणों को ही दूसरे शब्दों में भाषा की विशेषताएं या भाषा की प्रवृत्तियां कहा जाता है, जिनको स्पष्ट करने से अपने आप भाषा की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। भाषा के सहज स्वभाव को प्रकृति कहते हैं और उसमें निहित गुणों को प्रवृत्तियां कहते हैं। संसार में हजारों विभिन्न भाषाएं हैं जिनकी अपनी अपनी स्वतंत्र विशेषताएं हैं, परंतु कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो सभी भाषाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। व्याकरण के नियम किसी एक भाषा विशेष को लागू होते हैं, किंतु वे तत्व जिन्हें हम भाषा की विशेषताएं कहते हैं सभी भाषाओं पर लागू नहीं होते हैं। इन विशेषताओं का संबंध केवल मनुष्य की भाषा से ही है। ये विशेषताएं किसी एक भाषा पर लागू न होकर सभी भाषाओं पर लागू होती है। भाषा कौन सी भी हो, लेकिन उसकी विकास की प्रक्रिया जो होती है वह एक समान होती है। भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है, जैसे भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा आदि से अंत तक सामाजिक वस्तु है, भाषा चिर परिवर्तनशील है, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा किया जाता है, भाषा का एक स्थिर और मानक रूप होता है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, भाषा परंपरागत वस्तु है, भाषा सामाजिक दृष्टि से स्तरित वस्तु है। भाषा का अध्ययन करने से पता चलता है कि प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है, हर भाषा की अपनी अलग संरचना होती है, भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर और प्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। उसी प्रकार भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर बढ़ती है। निश्चित रूप से भाषा एक सहज एवं नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसमें हम इन प्रवृत्तिगत और प्राकृतिक विशेषताओं का विवेचन कर सकते हैं। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी वह बपौती नहीं है। पिता से पुत्र को मिलने वाली संपत्ति को पैतृक संपत्ति तथा बाप दादा से अपने आप मिलने वाली संपत्ति को बपौती कहा जाता है। भाषा परंपरागत होते हुए भी पैतृक संपत्ति एवं बपौती नहीं है। जिस प्रकार एक पुत्र अपनी पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है, उस प्रकार भाषा का उत्तराधिकारी नहीं हो जाता है, क्योंकि भाषा परंपरा द्वारा प्राप्त किंतु अर्जित वस्तु है। भाषा मनुष्य को पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं या जन्म से नहीं प्राप्त होती है। मनुष्य को अनुकरण और अभ्यास द्वारा भाषा सीखनी पड़ती है। उदाहरणार्थ, यदि किसी अंग्रेज बच्चे का लालन पालन हिंदी भाषा भाषी माता पिता करे तो बच्चा हिंदी भाषी होगा, क्योंकि वह जन्म से कोई भाषा नहीं जानता है। अथवा संस्कृत के किसी प्रकांड पंडित का पुत्र संस्कृत से नितांत अपरिचित भी हो सकता है। हिंदी के प्रोफेसर के लड़के वैसी हिंदी नहीं भी जानते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक भाषा का प्रयत्नपूर्वक अर्जन करना पड़ता है। यहाँ व्यक्ति के अपने प्रयत्न ही महत्वपूर्ण है। भाषा का ज्ञान विरासत में नहीं मिलता। परंपरा प्राप्त होते ही भाषा वंशानुगत नहीं है।
भाषा परंपरा से प्राप्त होती है, कुल या वंश परंपरा से नहीं प्राप्त होती है। भाषा का अर्जन करना पड़ता है, इसलिए भाषा अर्जित संपत्ति है ऐसा कहा जाता है। यह भी एक भाषा की विशेषता है। यह ईश्वर की देन नहीं है। भाषा बच्चों को अपने माता पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होती है, किंतु भाषा की यह संपत्ति अन्य मकान, जमीन या संपत्ति की तरह नहीं मिलती। भाषा का अर्जन समाज में होता है। बच्चा नाक, कान आदि की तरह भाषा लेकर नहीं जन्मता। भाषा जन्मजात वस्तु नहीं है। बच्चे अनुकरण के द्वारा जिस भाषाई समाज में पनपते हैं, उस समाज की भाषा का अर्जन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाषा आदि से अंत तक सामाजिक वस्तु है और वह परिवर्तनशील है। भाषा चिर परिवर्तनशील है। चिर परिवर्तनशीलता भाषा का प्रधान गुण है। भाषा सदैव बदलती रहती है। इसी कारण वैदिक संस्कृत से संस्कृत, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक आर्य भाषाएं और आधुनिक काल में जो जितनी भी भाषाएं प्रचलित हुई है, उनका अध्ययन करने से पता चलता है कि भाषा का रूप किस प्रकार परिवर्तित होता है। भाषा का अनुकरण, भाषा का जो अर्जन है वो अनुकरण द्वारा होता है। भाषा का एक स्थिर और मानक रूप होता है। भाषा में जहाँ परिवर्तन और विविधता की प्रवृत्ति होती है, वही स्थिरीकरण और एकता की भी होती है। परिवर्तन की अनिवार्य प्रवृत्ति के कारण एक काल की भाषा दूसरे काल की भाषा से भिन्न होती है, किंतु यदि इस परिवर्तन पर नियंत्रण न हो तो एक पीढ़ी की भाषा दूसरी पीढ़ी के लिए समझना कठिन हो जाता है। व्यक्ति की भाषा अलग अलग बन जाती है। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण भाषा परिवर्तन होता है। भाषा का मानक रूप जो है वह व्याकरण द्वारा निर्धारित होता है। व्याकरण द्वारा उसे बांधा जाता है। भाषा की कुछ सीमाएं हैं, जैसे भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। एक निश्चित भौगोलिक सीमा पर भाषा का रूप बदलता है। इसलिए कहा जाता है 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बाणी, अर्थात 8 कोस पर बाणी यानी भाषा बदलती है। सीमा के भीतर ही उस भाषा का वास्तविक क्षेत्र होता है। उस सीमा के बाहर थोड़ा परिवर्तित दूसरी भाषा का रूप आरंभ हो जाता है। उदाहरणार्थ बंगला नामक भूखंड की भाषा बंगाली है, तो पंजाब नामक भूखंड की भाषा पंजाबी है। इसी प्रकार अंग्रेजी, रूसी, चीनी आदि भाषाओं की अपनी अपनी निर्धारित भौगोलिक सीमाएं हैं। जिस प्रकार भौगोलिक सीमा होती है, उसी प्रकार ऐतिहासिक सीमा भी होती है। प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है, सामाजिक सीमा भी होती है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान प्रत्येक भाषा के इतिहास का अध्ययन करता है। प्रत्येक भाषा प्रारंभ में किसी रूप में थी, बाद में बदलकर किस रूप में आई, वह किस समय से किस समय तक प्रचलित रही, इन बातों पर ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में विचार होता है। इस दृष्टि से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं का समय निर्धारित किया जाता है। भाषा का स्वरूप की दृष्टि से अगर उसकी विशेषताओं का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा परिवर्तित होती है, नए रूप में उसे ढाला जाता है। समाज ही उसे नए रूप में ढालता है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। हर भाषा की अपनी अपनी अलग संरचना होती है। जैसे कन्नड़ की अलग है, मराठी की अलग है, भोजपुरी की अलग है, मैथिली की अलग है, डोगरी की अलग है, खड़ी बोली की अलग है, अंग्रेजी की अलग है। जितनी भी भाषाएं आप ले लेंगे, उन भाषाओं की प्रवृत्ति, उसकी संरचना अलग अलग होती है। भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। भाषा धीरे धीरे जिस प्रकार बोली से परिनिष्ठित भाषा तक की जो यात्रा होती है, वह यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। वह आरंभ में अप्रौढ़ होती है, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप वह नए शब्द गढ़ती है, विकसित होती है और प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। भाषा सूक्ष्मता से
स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है। ये भी एक महत्वपूर्ण है विशेषता है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है। भाषा अपने प्रारंभिक रूप में स्थूल या अप्रौढ़ होती है, क्रमशः वह सूक्ष्मतर और प्रौढ़तर होती जाती है। मानव के विकास के साथ ही भाषा का भी विकास होता रहता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भाषा आदि से अंत तक सामाजिक वस्तु है। भाषा परिवर्तनशील है। युग के अनुरूप भाषा बदलती है। भाषा नए रूप में अग्रसर होती है। भाषा कभी भी मृत नहीं होती है, वह नया रूप धारण कर लेती है। इस व्याख्यान में यही विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।